हे एवरीवन, आज हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग फाइंड करने का। तो क्वेश्चन में ये सिंपल है कि एक इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है, उसमें से जो पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है, यानी उसमें बहुत सारे सब स्ट्रिंग हो सकते हैं, उसमें से जो सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो, पैलिंड्रोम का प्रॉपर्टी हो, वो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम कौन सा है वो मुझे रिटर्न करना है। सबसे पहले जानेंगे पैलिंड्रोम क्या है। पैलिंड्रोम वैसा स्ट्रिंग होता है जो लेफ्ट से बढ़े और राइट से बढ़े तो सेम हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल रेस कार, अगर हम लेफ्ट से देखेंगे तो भी रेस कार होता है, राइट से भी अगर हम बढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो ये रेस कार ही होता है। तो ये एक स्ट्रिंग हो गया जो पैलिंड्रोम बोलेंगे। तो क्वेश्चन ये रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल ये इनपुट है तो इसका जो आउटपुट होगा उसमें सबसे बड़ा जो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है ये है, चाहे फिर ये है। इस केस में ये है, इस केस में सिंगल कैरेक्टर है तो वो अपने आप में पैलिंड्रोम है। इस केस में बहुत सारे पैलिंड्रोम है, अगर देखेंगे ए बी ए है, बी ए बी है और ये भी है। तो इन सब में सबसे बड़ा पैलिंड्रोम ये है, तो मुझे ये रिटर्न करना है। तो आपको आई होप क्वेश्चन समझ आया हो। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो एक सोल्यूशन हम ये देख सकते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है और बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। वो ये है कि मुझे सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना है, दैट्स इट। अगर मैं ये स्ट्रिंग है, इसका सारा कॉम्बिनेशन ऑफ सब स्ट्रिंग में निकाल लूँ और उस सारी सब स्ट्रिंग को मैं चेक करते रहूँ एक एक करके कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है तो उसका जो लेंथ है वो अभी तक का जो मैक्सिमम लेंथ है उससे बड़ा है कि नहीं, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो इसके लिए अगर हम सारा कॉम्बिनेशन निकालने जाएंगे तो हम एक एक लेटर के लिए निकालेंगे। अगर हम बी के लिए निकालेंगे तो बी के लिए सब स्ट्रिंग बी होगा, बी ए होगा, बी ए बी होगा, बी ए होगा और बी ए डी होगा। उसी तरह अगर हम ए के लिए निकालेंगे तो ए के लिए ए होगा, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे क्योंकि बी ए हो चुका है, तो ऑब्वियसली ए होगा, ए बी ए डी। तो इस तरह से हम सारे लेटर्स का सब स्ट्रिंग का हम निकालते जाएंगे और एक एक को चेक करते जाएंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। ये पैलिंड्रोम है, सिंगल लेटर है, हाँ है पैलिंड्रोम। तो अभी तक का मेरा मैक्स लेंथ कितना हो गया, 1 हो गया, सबसे बड़ा स्ट्रिंग है। बी ए नहीं है पैलिंड्रोम, बी ए बी हाँ है और इसका लेंथ 3 हो गया, तो अभी तक का मेरा सबसे बड़ा पैलिंड्रोम बी ए बी है। ये नहीं है, ये नहीं है। इसके लिए अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ए है, लेकिन ए का 1 है लेंथ और अभी तक का मेरा मैक्स 3 है, तो ऑब्वियसली ए सबसे बड़ा पैलिंड्रोम नहीं है। ए बी नहीं है, ए बी है, ए बी ए, लेकिन वो 3 के इक्वल है, तो इट्स सेम एज बी ए बी। तो अभी तक हम मानेंगे कि मेरा बी ए बी ही सबसे बड़ा पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है और ये नहीं है। तो आइडिया ये है कि मुझे एक एक करके सारे लेटर्स के करस्पॉन्डिंग उसके सारा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेना है, यानी कि सारा सब स्ट्रिंग निकाल लेना है और उसको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम है तो फिर मुझे उसका लेंथ को चेक करना है कि अभी तक का सबसे बड़ा लेंथ है कि नहीं, दैट्स इट। तो ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। इसका हम कोड देख लेते हैं और आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। देखिए ये सोल्यूशन जो है ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो मैंने चेक लगाया हूँ कि नल चेक या इनपुट नल है या नहीं, और उसका लेंथ 0 है। उसके बाद मैं एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहा हूँ। वो रिजल्ट वेरिएबल स्टोर करेगा उस पैलिंड्रोम सब स्ट्रिंग को जो कि मैक्सिमम होगा। तो अभी के लिए मैं पहला जो कैरेक्टर होगा उसे मैं मान लूंगा कि ये सबसे बड़ा है। तो अगर मैं ये एक इनपुट लेता हूँ बी ए डी, तो रिजल्ट में अभी मेरे पास पहला कैरेक्टर एक पैलिंड्रोम हो सकता है, तो वो रिजल्ट में मेरा है। अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ स्टार्टिंग से एंड तक, और उसके अंदर का जो इनर फॉर लूप है वो i के वैल्यू से नेक्स्ट से स्टार्ट होगा और वो एक एक बेसिकली सब स्ट्रिंग हम निकालेंगे और उसे चेक करेंगे कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो एक हेल्पर मेथड मैंने बनाया है यहाँ पे, ये पैलिंड्रोम चेक करता है कि कोई भी एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं। वो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि आई होप आपको पता होगा कि मैं 2 पॉइंटर ले रहा हूँ। अगर ये पर्टिकुलर अगर ये एक इनपुट है और ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, तो मैं 2 पॉइंटर ले रहा हूँ, एक स्टार्ट में और एक एंड में, और फिर मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। अगर वो इक्वल है तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, यानी इस पॉइंटर को मैं 1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो पॉइंटर है जे, इसे मैं 1 से डिक्रीमेंट कर रहा हूँ।
और ये जब तक चलता रहेगा तब तक ये आई और जे बड़ा ना हो जाए, लाइक जे आई से बड़ा ना हो जाए। अगर जे जैसे ही आई से बड़ा हो जाएगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आई जे से बड़ा हो या उसके इक्वल हो, वी कैन इंक्रीमेंट आई एंड वी कैन डिक्रीमेंट जे। और जैसे ही कहीं पे भी अगर मुझे कैरेक्टर लाइक इक्वल नहीं मिला, मैं उसी समय रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो एक पॉइंटर आई और एक पॉइंटर जे स्टार्ट और एंड से स्टार्ट कर रहा हूं, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई जे के बराबर हो या उससे बड़ा हो। और हर बार मैं एक इंक्रीमेंट करूंगा आई को और जे को डिक्रीमेंट करूंगा, और दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर कर रहा हूँ कि सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो मैं उसी समय फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर लास्ट तक चला गया और कहीं पे भी ये नहीं आया फॉल्स रिटर्न, इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है, तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दूंगा। तो इस हेल्पर मेथड को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो एक एक करके मैं सबस्ट्रिंग निकालूंगा, उस हेल्पर मेथड को कॉल करूंगा और चेक करूंगा कि वो सबस्ट्रिंग है या नहीं। सबस्ट्रिंग अगर है तो सेकेंड कंडीशन में ये चेक करूंगा उस सबस्ट्रिंग का लेंथ जो एक्चुअल रिजल्ट है उससे बड़ा है कि नहीं, और अगर बड़ा है तो मैं रिजल्ट में वो सबस्ट्रिंग डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर बी ए बी में बी अगर मैंने निकाला, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रिजल्ट में बी मान लिया कि बी एक पैलिंड्रोम है और वो सबसे बड़ा है अभी तक का। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो मुझे नेक्स्ट मिलेगा बी ए। बी ए ऑब्वियसली पैलिंड्रोम नहीं है, यहां से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा क्योंकि बी इज नॉट इक्वल्स टू ए। अब फिर आगे मैं नेक्स्ट सबस्ट्रिंग निकालूंगा तो मुझे मिलेगा बी ए बी। इसके अंदर जाएगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसका जो लेंथ है वो लेंथ जो मैं निकाल रहा हूं सबस्ट्रिंग में, तो बेसिकली इसका लेंथ 3 है और अभी तक का रिजल्ट का लेंथ 1 है। तो ऑब्वियसली रिजल्ट में मेरे बी ए बी आ जाएगा। तो अभी तक का सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग जो कि पैलिंड्रोम है वो बी ए बी है। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा तो बी ए मिलेगा जो कि पैलिंड्रोम नहीं है, और फिर बी ए बी डी मिलेगा जो कि वो भी पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस तरह से मैं सारे कॉम्बिनेशंस को ट्राई करूंगा, चेक करूंगा पैलिंड्रोम है कि नहीं, और अगर वो पैलिंड्रोम है तो अभी तक का जो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम था उसके लेंथ कंपेयर करूंगा। अगर उससे भी बड़ा है तो उसे मैं असाइन कर दूंगा रिजल्ट में, अगर नहीं है तो वो पुराना रिजल्ट ही वैसा रह जाएगा। अच्छा, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हम फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं एंड तक, तो ऑब्वियसली ये एंड टाइम्स चलेगा वर्स्ट केस में, और इसके अंदर में मैं बार बार सबस्ट्रिंग निकालने के लिए हर कॉम्बिनेशंस को ट्राई कर रहा हूं। तो इस लूप को भी मैं चला रहा हूं एंड तक, तो ये भी वर्स्ट केस में एन टाइम्स चलेगा, तो टोटल एन स्क्वायर टाइम्स हो गया। अब मैं हर कॉम्बिनेशन ऑफ सबस्ट्रिंग के लिए मैं पैलिंड्रोम चेक कर रहा हूं है कि नहीं, वो भी रफली वर्स्ट केस में एन टाइम्स चलेगा। तो अगर हम देखें ये n इंटू एन टाइम्स चल रहा है, इसके अंदर में एक और लूप में लगा रहा हूं जो कि इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर इंटू एन यानी कि एन क्यूब, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये एन क्यू उतना अच्छा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है और ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। हम आगे देखेंगे इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम वो दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, दूसरा सोल्यूशन का अप्रोच ये हो सकता है कि हमें पता है कि किसी भी स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोम कब बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जब हम लेफ्ट से और राइट से बढ़ेंगे या पढ़ेंगे तो दोनों सेम होगा। तो उससे पता लगाने का एक तरीका जो मैंने पिछले सोल्यूशन में देखा था कि हम एक पॉइंटर यहां से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंटर यहां से स्टार्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इस केस में हम यहां से दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम है, ये सेम है और ये बी भी सेम है, तो ऑब्वियसली ये पैलिंड्रोम है। इस केस में भी हम दोनों तरफ से स्टार्ट करते हैं और एक एक करके कंपेयर करते रहते हैं जब तक कि आई और जे जो पोजीशन है वो इक्वल ना हो जाए। अब दूसरा तरीका है पैलिंड्रोम चेक करने का, हो सकता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम 20 से स्टार्ट करें और लेफ्ट की तरफ बढ़े, साइमल्टेनियसली राइट की तरफ बढ़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को लेते हैं बी ए बी, अगर हम इसके बीच में जाएंगे तो इसका बीच में क्या है, बी है मेरे पास। अब हम क्या बोल रहे हैं, दो पॉइंटर लेंगे अगेन
बट मैं पॉइंटर एक यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एक यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और फिर हम क्या देखेंगे कि ये इसके बराबर है कि नहीं, यानी ये i है और ये j है, तो ये दोनों इसके इक्वल है कि नहीं। हाँ इक्वल है, तो फिर हम i को एक घटाएंगे, यानी यहाँ पे पहुंचेंगे i और j यहाँ पे पहुंचेंगे, फिर कंपेयर करेंगे है कि नहीं, अगर इक्वल है और फिर हम देखेंगे कि हाँ ये पैलिंड्रोम है। तो ये एक तरीका है किसी भी स्ट्रिंग को बताने का कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं, यानी कि हम 20 से स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंटर लेफ्ट की तरफ जाएंगे और एक पॉइंटर राइट की तरफ जाएंगे और कंपेयर करते रहेंगे कि सेम है कि नहीं। अगर इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली वो पैलिंड्रोम नहीं है, अगर इक्वल है तो वो पैलिंड्रोम है लास्ट तक। इस केस में देखें, इस केस में ए सी डबल बी सी ए। अच्छा देखिए, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 थे, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 6 है। ये ऑड नंबर था, ये इवन नंबर है। ऑड नंबर के लिए मुझे मिड पॉइंटर निकालना बहुत इजी है कि ये जो पॉइंटर रहेगा वो इसका मिड रहेगा, बाकी हम लेफ्ट और राइट को कंपेयर करते रहेंगे। इवन वाले में एग्जैक्ट कोई मिड नहीं मिलेगा मुझे। जब एग्जैक्ट मिड नहीं मिलेगा मुझे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई एक पॉइंटर बीच का लेना पड़ेगा, यानी बीच का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैं इसे मान लूं i और इसे मान लूं j, तो फिर मैं कंपेयर करते रहूंगा i और j बराबर है कि नहीं, हाँ है। फिर मैं i को एक डिक्रीमेंट करूंगा और j को इंक्रीमेंट करूंगा, फिर मैं c पे पहुंचूंगा, यहाँ पे c दोनों सेम है ऑब्वियसली। फिर मैं i को एक डिक्रीमेंट करूंगा और j को मैं इंक्रीमेंट करूंगा, फिर चेक करूंगा ये दोनों है कि नहीं c, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है। तो ये दूसरा जो तरीका है पैलिंड्रोम पता करने का, वो बीच में जाने का और दो पॉइंटर क्रिएट करने का, और दोनों को, एक पॉइंटर को लेफ्ट की तरफ ले जाना, एक पॉइंटर को राइट की तरफ ले जाना, और दोनों कैरेक्टर को कंपेयर करना कि इक्वल है कि नहीं लास्ट तक। अगर इक्वल रह गया तो वो एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, अगर नहीं हुआ, कहीं पे भी फॉल्स हो गया, तो पैलिंड्रोम नहीं है। हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपने सोल्यूशन तक पहुंचने का। तो ये तरीका फाइंड करने का सिंपल सा एक तरीका है कि ये b से जाएंगे और एक्सपैंड होंगे, तो ये बिग O ऑफ n में हो जाएगा हमें। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिंग है b a b a b, इस स्ट्रिंग में मैं एक एक कैरेक्टर पे जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाऊंगा, तो फिर मैं यहाँ लेफ्ट और राइट नहीं बढ़ सकता, सिर्फ यही रहेगा मेरा। तो अभी तक का मेरा b है ये पैलिंड्रोम। अब अगर मैं बी ए आऊंगा, इस पॉइंट पे आया तो मेरे लिए बी ए मिला, बेसिकली ए पे आया मैं। तो जब मैं ए पे आऊंगा तो फिर मैं एक पॉइंटर स्टार्ट करूंगा यहां से और एक पॉइंटर यहां से स्टार्ट करूंगा। तो जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा एक पॉइंटर और एक पॉइंटर, तो मुझे इक्वल मिलेगा, ये दोनों इक्वल है और मैं यहीं तक बढ़ पाऊंगा। तो यानी बी ए बी अभी तक का सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग था। अब जब मैं इस पॉइंटर को यहाँ पे ले आऊंगा, तो फिर मैं ऑब्वियसली एक पॉइंटर इधर ले जाऊंगा, एक पॉइंटर इधर ले जाऊंगा और मैं एक्सपैंड करूंगा, और मैं लास्ट तक एक्सपैंड कर पाऊंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि ये टोटल जो स्ट्रिंग है ये पैलिंड्रोम है, और अब तक का ये सबसे बड़ा स्ट्रिंग है, जो कि अल्टीमेटली यही स्ट्रिंग है। अब हम ये एग्जाम्पल देखेंगे ए सी डबल बी सी ए। इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम यही पहले वाला अप्रोच ट्राई करेंगे तो अभी तक का ए मिलेगा। उसके बाद मैं जब इस पॉइंट पे आऊँगा तो फिर मैं और ए और बी को कंपेयर करूँगा, इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। फिर इस पे जाऊँगा, फिर इन दोनों को कंपेयर करूँगा, नहीं है पैलिंड्रोम, तो आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है एक्सपैंड करने का। फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा, अगेन इक्वल नहीं है तो एक्सपैंड करने का ज़रूरत नहीं है। इसके केस में भी इक्वल नहीं है तो एक्सपैंड करने का ज़रूरत नहीं है। तो इस केस में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा अभी तक का ए ही लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम रह पा रहा है, जबकि मुझे पता है कि ये टोटल स्ट्रिंग भी एक पैलिंड्रोम है। तो इसका मतलब मैंने इस वाले केस में ऑड वाला ट्राई किया था, और इस वाले में भी मैं ऑड वाला ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक एक कोई पॉइंटर, एक कोई इंडेक्स ले रहा हूँ, उसके दोनों तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ पॉइंटर। तो इस वाले केस में वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। इस वाले केस में कौन सा एप्लीकेबल हो रहा है कि इवन वाला एप्लीकेबल हो रहा है। बेसिकली अगर जब मैं यहाँ पे बढ़ रहा हूँ तो एक पॉइंटर यहाँ लूंगा और इसके एक पॉइंटर जस्ट नेक्स्ट लूंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा एंड देन एक्सपैंड करूंगा। तो अगर मैं वो अप्रोच फॉलो करता हूँ तो इस केस में ए ही रहेगा, और यहाँ पे जब मैं आऊंगा तो इसे और इसे कंपेयर करूंगा और एक्सपैंड करूंगा तो ये इक्वल नहीं है, आगे बढ़ूंगा। इस यहाँ पे आऊंगा मैं,
इसे और नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा, इक्वल है, एक्सपैंड करूंगा, फिर इक्वल है, फिर एक्सपैंड करूंगा, फिर इक्वल है, तो ऐसे में मुझे पता चल जाएगा कि ये टोटल स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है और ये सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब मैं कोई एक अप्रोच फॉलो नहीं कर सकता, हर इंडेक्स पे जाने के बाद मुझे दोनों चीज ट्राई करना पड़ेगा। ये मान के चलना पड़ेगा कि जो पैलिंड्रोम होगा वो ऑड लेंथ का हो सकता है या इवन लेंथ का भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली दोनों कंडीशन मैं मान के चलूंगा और दोनों कंडीशन को ट्राई करूंगा। यानी कि किसी भी पॉइंटर पे अगर मैं पहुंचूंगा तो उसके लेफ्ट और राइट वाले से मैं एक्सपैंड करूंगा, ये एक अप्रोच होगा। और अगर मैं किसी भी पॉइंटर पे पहुंचूंगा तो उसको उस पे एक पॉइंटर रखूंगा और उसके नेक्स्ट पे एक पॉइंटर रखूंगा और देन एक्सपैंड करूंगा कंपेयर करते हुए। तो ये दोनों चीज मुझे ट्राई करना पड़ेगा फॉर एवरी कैरेक्टर। तो आइए हम उसका कोड देखते हैं और कोड के थ्रू एक एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं कि वो हम उस आउटपुट पे कैसे आ रहे हैं। आइए देखते हैं इस सोल्यूशन को, ये वाला सोल्यूशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लाइक ये सोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट का जो स्ट्रिंग है उसमें सारे इंडेक्सेस पे मैं जाऊँगा फॉर लूप से, और जिस जिस इंडेक्स पे जाऊँगा उस इंडेक्स को मैं मानूंगा, उस कैरेक्टर को मैं मानूंगा कि ये एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का सेंटर पॉइंट है। हो सकता है वो पैलिंड्रोम ऑड लेंथ का हो या इवन लेंथ का हो, इसलिए मैं दोनों कंडीशन को ट्राई करूंगा चेक करने का। तो जैसे ही मैं एक कैरेक्टर पे गया उसके बाद मैं दो इंडेक्सेस बना रहा हूँ, एक लेफ्ट इंडेक्स और एक राइट इंडेक्स। तो जब भी जिस कैरेक्टर पे मैं जाऊंगा उसे एक्सपैंड करूंगा, लेफ्ट को और लेफ्ट की तरफ ले जाऊंगा, राइट पॉइंटर को राइट की तरफ ले जाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिस भी पॉइंटर पे हूँ उससे नेक्स्ट लेफ्ट वाले को मैं लेफ्ट पॉइंटर मानूंगा और राइट वाले को राइट पॉइंटर मानूंगा। इवन के लिए मैं जिस इंडेक्स पे हूँ उसी को मैं लेफ्ट पॉइंटर मानूंगा और उसके नेक्स्ट वाले को मैं राइट पॉइंटर मानूंगा और तब मैं एक्सपैंड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें बी ए बी ए बी डी, तो अगर हम इस कोड पे देखें तो i इक्वल्स टू 0 के लिए और सबसे पहले मैं मैक्स को मैं फर्स्ट लेटर को मैं मान लिया हूँ कि वो सबसे बड़ा पैलिंड्रोम है, एक कैरेक्टर हो सकता है। तो अभी तक हमारा b है सबसे बड़ा पैलिंड्रोम, और फिर जैसे ही मैं जाऊंगा तो l इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये while में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मैं l इक्वल्स टू i कर रहा हूँ, तो l का वैल्यू को मैं 0 कर दे रहा हूँ और r को मैं 1 कर दे रहा हूँ। तो ये कंडीशन तो ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है, बट ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि s ऑफ l इक्वल्स टू s ऑफ r होना चाहिए कि जो भी दो पोजीशन ले रहा हूँ मैं उन दोनों के कैरेक्टर्स सेम होने चाहिए, तभी वो पैलिंड्रोम होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स है तो इसके अंदर भी नहीं जाएगा। जब हम i इक्वल्स टू 1 पे जाते हैं तब लेफ्ट को 0 लेते हैं और राइट को 2 लेते हैं, तो इसमें ये और ये है। तो इस कंडीशन के लिए ये ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, s ऑफ l इक्वल्स टू s ऑफ r, क्योंकि हमारा b इक्वल्स टू b है। तो उस केस में ये एक पैलिंड्रोम हुआ, और जब पैलिंड्रोम हुआ तो फिर हमने क्या किया, सबस्ट्रिंग मेथड से। सबस्ट्रिंग मेथड क्या करता है, फर्स्ट जहां से निकालना है स्ट्रिंग का पार्ट तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है जो कि हमारे केस में लेफ्ट इंडेक्स होगा, और लेंथ लेता है कितने लेंथ तक निकालना है, तो वो हमारे केस में r-l+1 हो जाएगा। तो हमने वो सबस्ट्रिंग निकाले। सबस्ट्रिंग निकालने के बाद क्या मिला हमें, b मिला, और जो कि एक पैलिंड्रोम है। अब उसको चेक करेंगे कि अभी तक का जो मैक्सिमम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग था वो था b, उससे बड़ा है कि नहीं। बड़ा है तो हम मैक्स को अपडेट कर देंगे b से। फिर हम l को एक लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, r को एक राइट की तरफ ले जाएंगे। तो वैसे में क्या हो जाएगा, लेफ्ट मेरा -1 हो जाएगा, राइट मेरा 3 हो जाएगा, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। इस वाले केस में l इक्वल्स टू i होगा तो l का वैल्यू 1 होगा और r का वैल्यू 2 होगा, जो कि a और b होगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अभी तक में हमारा सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग b है और बेसिकली मैक्स b है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब i का वैल्यू 2 होता है तो l का वैल्यू अगर हम मान के चल रहे हैं, बेसिकली क्या है, अगर हम i का वैल्यू 2 है तो अभी हम कहाँ पे, अभी हम यहाँ पे हैं, इस पोजीशन पे। तो इस b को हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी पैलिंड्रोम का सेंटर पॉइंट है और हम दोनों तरफ से एक्सपैंड करें। तो हो सकता है वो पैलिंड्रोम का जो सेंटर पॉइंट होगा, हो सकता है वो पैलिंड्रोम एक ऑड साइज का हो या इवन साइज का हो, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं दोनों लेफ्ट और राइट दोनों कॉम्बिनेशन ट्राई करता हूँ। लेफ्ट को
एक लेफ्ट इंडेक्स को मैं उस पोजीशन से लेफ्ट का मानता हूँ और राइट को उस पोजीशन से राइट का मानता हूँ। ऑड साइज का अगर पैलिंड्रोम, इवन साइज का हो तो लेफ्ट को मैं ith पोजीशन ही मानता हूँ, राइट को उसकी नेक्स्ट पोजीशन मानता हूँ। तो इस केस में मेरा अगर i का वैल्यू 2 है तो लेफ्ट का वैल्यू 1 हो जाएगा और राइट का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 में a इक्वल्स टू a है तो इसके अंदर जाएगा और ये सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सब स्ट्रिंग मेरा क्या निकलेगा, a निकलेगा, जो कि मैक्स के बराबर है, बड़ा नहीं है, तो मुझे मैक्स को अपडेट करने का जरूरत नहीं है। फिर हम लेफ्ट को एक कम करते हैं, 0 पे जाते हैं और राइट को एक इंक्रीमेंट करते हैं, 4 पे जाते हैं और 0 4 में चेक करते हैं कि 0 4 है इक्वल, हाँ है इक्वल। तो अगर इक्वल है तो इसके अंदर जाएंगे, सब स्ट्रिंग क्या हो जाएगा मेरे पास, b और उसका साइज क्या है, उसका साइज 5 है, जो कि मैक्स का जो साइज है वो 3 है, उससे बड़ा है, तो ये अपडेट कर देगा। तो ये हो जाएगा b और अब मेरे पास अभी तक का सबसे बड़ा पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या है, ये है। फिर आगे बढ़ते हैं तो बेसिकली लेफ्ट को -1 करेंगे अगर, और इधर जाएंगे और राइट को 5 कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि अब मेरा -1 हुआ तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। बेसिकली हम हर बार क्या कर रहे हैं, लेफ्ट इंडेक्स को एक बार चेक कर रहे हैं लेफ्ट और राइट के कैरेक्टर इक्वल है या नहीं। अगर है इक्वल तो मैक्सिमम से कंपेयर करते हैं बड़ा है कि नहीं, अगर बड़ा है तो अपडेट करते हैं क्योंकि वो भी एक पैलिंड्रोम है। और जब तक, कब तक करेंगे एक्सपैंड, जब तक कि मेरा बाउंड्री कंडीशन ना आ जाए। ये बाउंड्री कंडीशन है, इसके इधर या इसके इधर चला गया तो ऑब्वियसली फॉल्स हो गया। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, इस केस में जाते हैं। इस केस में क्या देखते हैं, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 2 हो जाएगा और आर का वैल्यू 3 हो जाएगा और 2 और 3 को कंपेयर करेंगे जो कि नहीं है इक्वल, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। ये इसके अंदर क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो एक पैलिंड्रोम बन के आ रहा है हमारे पास वो ऑड साइज का आ रहा है। अगर मेरे पास दूसरा इनपुट होता, लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा होता ABBA, तो ऐसे केस में ये पैलिंड्रोम है बट ये इवन साइज का है, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन इसके लिए ट्रू रहेगा, इसके लिए फॉल्स हो जाएगा, इसके लिए ट्रू हो जाएगा। इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इनपुट के अंदर जो पैलिंड्रोम है उसका साइज हो सकता है ऑड हो चाहे इवन हो, वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग बोथ द कंडीशन। इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते जाएंगे लास्ट में तो हमें यही मिलेगा मैक्सिमम और ये हमारा आंसर होगा। आप कोड को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये कैसे काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगा, ये एक लूप चल रहा है, n टाइम्स चलेगा, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तो बस केस में n/2 तक चलेगा, यानी कि रफली बिग O ऑफ n हो गया, ये लाइक n टाइम्स चलेगा ये, और ये भी n टाइम्स चलेगा रफली, तो टोटल 2n टाइम्स चलेगा, तो विच इज अगेन n टाइम्स चलेगा, और n इंटू n यानी कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका n² हो गया, जो कि पिछले वाले सोल्यूशन से बेटर था जो कि n³ था। और इसके बाद एक और सोल्यूशन हम देखेंगे जो कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे और उसमें देखेंगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले अप्रोच पे हम क्या कर रहे हैं, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हम यूज कर रहे हैं, उसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ अगर किसी चीज को बोल रहा हूं कि ये पर्टिकुलर चीज पैलिंड्रोम है, तो मैं पूरे स्ट्रिंग को स्कैन नहीं करूंगा, उसके पहले के रिजल्ट को मैं कहीं पे स्टोर करके रखूंगा और फिर उसको यूज करूंगा, यानी पुराने कैलकुलेशन को मैं यूज करूंगा नए कैलकुलेशन के लिए। वही हुआ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम काइंड ऑफ पुराने जो कैलकुलेट करके रखा है मैंने, उसको मैं यूज कर सकता हूं कि वापस से उसे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम ये एक इनपुट देखें, इस इनपुट में हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ABA, BAB और BABAB ये तीनों पैलिंड्रोम है। अब अगर ये पैलिंड्रोम है तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या चेक करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि इसके पहले का जो ABA है ये पैलिंड्रोम है या नहीं, ये मैंने एक स्टोर करके रख लिया कहीं पे। और फिर मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये करना है कि मुझे ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन को कंपेयर करना है, ये दोनों सेम है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बस ये देखना है कि इसके बाद और इसके पहले का पैलिंड्रोम पता चल चुका है या नहीं, बस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे और एक ऐड कर देता हूं ऐसे, और मैं ये पूरा स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं, तो मुझे
सारे पे स्कैन करके नहीं चेक करना है, सारे पोजीशन को नहीं करना है ये इसके बराबर है या नहीं, इसके बराबर है या नहीं, इसके बराबर है नहीं, क्योंकि इस वाले में अगर हम देखें तो हम ये बस चेक करेंगे कि ये इसके इक्वल है या नहीं। बाकी का कैलकुलेशन हो चुका है पहले, उसे मैं कहीं पे स्टोर करके रख चुका हूं, बस मुझे उस कैलकुलेशन को यूज करना है, दैट्स इट। यानी कि हम ये चेक करेंगे ये ए के इक्वल है या नहीं, और उसके बाद एक पोजीशन को हम बढ़ाएंगे और इस पोजीशन को घटाएंगे और चेक करेंगे कि इसका जो कैलकुलेशन था, इस वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन का जो कैलकुलेशन कहीं पे मैंने स्टोर करके रखा था वो पैलिंड्रोम था कि नहीं। अगर वो पैलिंड्रोम था तो ऑब्वियसली ये टोटल पैलिंड्रोम है, और अगर वो पैलिंड्रोम नहीं था तो ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। ये और ये दोनों को कंसीडर करेंगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले वाला पैलिंड्रोम अगर नहीं था तो इस केस में ये है पैलिंड्रोम। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर यहीं पे मैं यहाँ पे इसको टी कर दूं, अब मैं ये पूरे स्ट्रिंग को चेक कर रहा हूं कि पैलिंड्रोम है या नहीं, तो फिर मैं ए और ए को कंपेयर कर रहा हूं कि हाँ ए और ए इक्वल है तो हो सकता है पैलिंड्रोम। बट फिर अब हम इसको एक यहां पे ले आएंगे पोजीशन सी पे और एक पोजीशन टी पे ले आएंगे, और हम इसका चेक नहीं करेंगे इक्वल है या नहीं। इस वाले का जो कैलकुलेशन था वो मैं कहीं पे स्टोर करके रख चुका हूं, उसको मैं रीयूज करूंगा और देखूंगा कि ये जो पोजीशन पे जो वैल्यूज थे वो पैलिंड्रोम था कि नहीं। ट्रू है, अगर हाँ था तो ठीक है, तो ये टोटल पैलिंड्रोम है, अगर नहीं था तो ये पैलिंड्रोम, ये टोटल पैलिंड्रोम नहीं है, दैट्स इट। यही कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, ये वाला जो एग्जांपल है उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए एक मैं मैट्रिक्स बना सकता हूं। ये एक मैट्रिक्स है, ये काइंड ऑफ समझ लीजिए ट्रू और फॉल्स होल्ड कर रहा है, यानी कि 0 और 1 होल्ड कर रहा है। 0 मतलब फॉल्स, 1 मतलब ट्रू। तो अभी ये सारा फॉल्स है, सारे जीरो से भरा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला जो एक्सिस है इसको हम स्टार्ट पोजीशन मान रहे हैं। किसी भी समय में ये स्टार्ट पोजीशन के वैल्यू को होल्ड करेगा, यानी पोजीशन को होल्ड करेगा, और ये एंड पोजीशन को होल्ड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यही वाला इनपुट लें ये यहाँ पे, तो ये अगर स्टार्ट वाला पोजीशन 0 है और एंड वाला पोजीशन 4 है, तो हम ये चेक करेंगे कि ये जो पोजीशन है 0 एंड ये 4, यहाँ पे ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। उसके लिए मैं क्या चेक करूंगा, मैं एक पोजीशन इंक्रीमेंट करूंगा, यानी कि 1 पे आऊंगा और इसके एक पोजीशन को डिक्रीमेंट करूंगा, 3 पे आऊंगा, और मैं चेक करूंगा कि ये 1 और 3, यानी 1 और 3 ये वाला पोजीशन है, ये वाला पोजीशन ट्रू था या फॉल्स था, मैं वो चेक करूंगा। अगर ये पोजीशन ट्रू था, यानी इसका कैलकुलेशन मैंने स्टोर करके रख रखा है कि 1 और 3 के बीच का जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, तो मुझे वापस से इसको नहीं चेक करना है, मैं बस ये चेक करूंगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। 0 और 4 पे जो कैरेक्टर है यानी बी और बी, ये इक्वल है या नहीं, हाँ है इक्वल। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अपने स्टोर पे जाऊंगा, कहीं पे मैं स्टोर करके रखूंगा, तो मैं उस स्टोर पे जाऊंगा और चेक करूंगा, यानी 1 और 3 पे जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन हो चुका है और उसमें वैल्यू ट्रू है या नहीं। तो 1 और 3 पे वैल्यू अगर मैंने ट्रू पहले से कैलकुलेट करके कर रखा है, तो बस मुझे ये समझ जाना है कि 0 4 का जो सब स्ट्रिंग है, यानी 0 और 4 के बीच का जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है, दैट्स इट। यही डायनामिक प्रोग्रामिंग है, पुराने कैलकुलेशंस को स्टोर करके रखना ताकि नए कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेट कर रहे हो तो पुरानी कैलकुलेशन को हम रीयूज कर पाए, वापस से वो कैलकुलेशन ना करें। यही मेन कॉन्सेप्ट है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, जब ये मेरा एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है और ये सारा बूलियन वैल्यू होल्ड करके रखेगा और सारा फॉल्स है, तो हमें सबसे पहले क्या यहाँ पे देखेंगे, हम ये देखेंगे 0 0, यानी कि स्टार्ट भी ये और एंड भी ये, यानी कि बी स्टार्ट और एंड दोनों 0 है, तो बी हो गया हमारा, बी सब स्ट्रिंग है, तो बी पैलिंड्रोम है कि हाँ है पैलिंड्रोम, क्योंकि सिंगल कैरेक्टर पैलिंड्रोम होता है, तो ये 1 हो गया। 1 1 यानी ए पैलिंड्रोम है, यानी हाँ है। तो ये सारा जो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो यानी कि एक एक कैरेक्टर लेंगे, उसको स्टार्ट और एंड उसी पोजीशन को मानेंगे, तो वो सारा पैलिंड्रोम होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या है कि दो दो कैरेक्टर लेंगे, यानी कि 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5, तो 0 1 लेंगे यानी कि बी ए मिलेगा और चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। अगर इक्वल है तो पैलिंड्रोम है, नहीं है तो ऑब्वियसली ये 0 ए बी भी 0 हो जाएगा, बी ए बी और बी डी, तो ये सारा वैल्यू 0 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे, देखिए अब ये मैट्रिक्स में इस वाले में हम कंपेयर करेंगे, फिल करते रहना, क्योंकि स्टार्ट और एंड में एंड हमेशा बड़ा होगा स्टार्ट से, ये तो पता ही है, तभी हम स्टार्ट और एंड में एंड बड़ा होगा, उसी के बीच का सब स्ट्रिंग लेना है। तो ऑब्वियसली इस वाला पार्ट नहीं हो सकता, इस वाले पार्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर स्टार्ट 1 रहेगा और एंड 0 रहेगा तो उसके बीच का सब स्ट्रिंग निकालने का मतलब नहीं है। स्टार्ट 5 रहेगा और एंड अगर 0 1 2 3 4 रहेगा तो ऑब्वियसली स्टार्ट एंड से बड़ा है। तो इस वाले पार्ट में मुझे कुछ स्टोर नहीं करना है, मुझे चेक ही नहीं करना है, क्योंकि हमेशा एंड स्टार्ट से बड़ा रहेगा। तो इसीलिए इस पार्ट को हमें बस चेक करते रहना है कि अभी तक में क्या कैलकुलेशन है। तो अब जैसे 0 और 2 के बीच में जाएंगे, तो 0 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, मेरा बी ए बी आ रहा है, ये सब स्ट्रिंग आ रहा है। तो अब हम एक इंक्रीमेंट करेंगे, यानी कि इस पोजीशन पे आएंगे, लेफ्ट पोजीशन को यहाँ ले लेंगे और राइट पोजीशन को भी यहाँ पे ले लेंगे। दोनों सेम है, दोनों सेम है, और दोनों सेम है का मतलब ये नहीं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों सेम है, मैं देखूंगा कि ये जो 1 पोजीशन है 1,1, ये 0 1 2 है, तो ये जो 1 पोजीशन है, इस 1 पोजीशन 1,1 में ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, तो वैल्यू ट्रू है, यानी कि यहाँ ट्रू है, तो ये ट्रू है, तो 0 1 2 ये भी ट्रू हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें 1,3 में क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी ए आ रहा है, तो उसके लिए हम एक इंक्रीमेंट करेंगे और एक डिक्रीमेंट करेंगे। तो 2 2 पे देखेंगे, 2 2 पे वैल्यू 1 है, तो 1,3 में भी वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगा। अब हम चेक करेंगे 2,4 पे, 2,4 पे जब चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी ए बी, तो ऑब्वियसली ये भी 1 हो जाएगा। और फिर 3,5 पे मिलेगा ए बी डी, और इसमें देखेंगे ए और डी इक्वल नहीं है, तो आगे बढ़ने का जरूरत है ही नहीं, यानी इस पोजीशन को बढ़ाने का और इस पोजीशन को घटाने का जरूरत है नहीं, तो ये पोजीशन पे ये फॉल्स हो जाएगा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे 0,3, 0,3 पे क्या आ रहा है हमारे पास, बी ए बी ए, ये आ रहा है। जब ये आ रहा है तो ये और ये इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, तो 0,3 पे 0 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 1,4 पे, 1,4 पे क्या आ रहा है मेरा, ए बी, इसमें ये दोनों इक्वल है, नहीं है इक्वल, तो आगे बढ़ने का और इधर घटने का जरूरत ही नहीं है, तो ये भी 0। फिर देखेंगे 2,5, 2,5 पे क्या आ रहा है, बी ए बी डी, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बस 0। अब देखेंगे 0,4, 0,4 पे क्या आ रहा है, बी ए बी, इस पे देखेंगे दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बाकी में नहीं जाके स्कैन करना है इक्वल है या नहीं, हमें बस चेक करना है, एक पोजीशन को इधर ले आना है और इस पोजीशन को इधर ले आना है, यानी कि 1 पे ले आना है और इसको 3 पे ले आना है। तो हम देखेंगे इसका जो कैलकुलेशन हो चुका है उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू अगर ट्रू है, यानी 1,3 का वैल्यू क्या है, 1,3 का वैल्यू ट्रू है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा, दैट्स इट, मुझे नहीं करना बाकी का चेक। यही है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब अगर हम यहां पे जाएंगे 1,5 पे, तो 1,5 पे मेरा ए बी डी आ रहा है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये 0 हो गया। फिर जाएंगे 0,5 पे, फिर चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है, तो ये जो है ये बी और डी सेम नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो बस हो गया मेरा कैलकुलेशन। यही हमें समझना है कि मैं कहीं पे भी किसी को अगर मैं पैलिंड्रोम मान रहा हूं किसी भी सब स्ट्रिंग को दो पोजीशन के बीच में, तो मुझे उस दो पोजीशन के बीच में सारे कैरेक्टर्स को बैठ के कंपेयर नहीं करते रहना है, मैं बस स्टार्टिंग और एंड दोनों पोजीशन के बीच के जो दोनों पोजीशन का जो कैरेक्टर होगा उसे कंपेयर करना है, दैट्स इट। वो दोनों सेम है तो फिर मुझे क्या करना है, एक पोजीशन इधर बढ़ाना है और राइट पोजीशन को इधर कम करना है, एक पोजीशन इधर बढ़ाना है, एक पोजीशन को इधर घटाना है, और फिर हमें अपने स्टोरेज पे जाना है और चेक करना है कि उस वाले पोजीशन पे क्या आया था। उस पोजीशन पे ट्रू था तो ऑब्वियसली ये वाला भी ट्रू होगा, यानी ये भी पैलिंड्रोम होगा। उस पोजीशन पे फॉल्स था तो फिर ये फॉल्स होगा। आगे मुझे चेक नहीं करना है, आगे के इंडेक्सेस पे जाकर के मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा। और यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्रक्स है कि पुराने कैलकुलेशन को यूज करेंगे और नए कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। हम इसका कोड वॉक थ्रू करेंगे और हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये कैसे हम इस रिजल्ट पे आ रहे हैं। तो ये वाला कोड हम समझते हैं कि कैसे जो एक्सप्लेन किया मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग से, कैसे मैं कैलकुलेशन को रीयूज करूंगा जो मैंने कर लिया है। तो ये एक मैंने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बना लिया बूलियन टाइप का, और उसका साइज जो है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के लेंथ का साइज हो जाएगा, इनपुट के लेंथ का। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
एक लूप चला रहा हूँ i इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ माइनस वन, यानी कि लास्ट से चला रहा हूँ और स्टार्टिंग तक जाएगा, और ये जो इनर लूप है j वो i से स्टार्ट होगा, वो एंड तक जाएगा। इसका पर्पस ये है कि j i से हमेशा बड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मैं i को लेफ्ट यानी स्टार्ट इंडेक्स मानता हूँ और j को लास्ट इंडेक्स मानता हूँ। तो ऑब्वियसली लास्ट जो होगा, एंड जो पोजीशन होगा, वो स्टार्ट से हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए। इसी को लेकर के मैंने j को i के इक्वल किया है और आगे की तरफ ले गया हूँ, और i को मैं पीछे की तरफ ले जा रहा हूँ एक एक करके। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल में फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर j माइनस आई लेस देन इक्वल्स टू वन है, लेस देन इक्वल्स टू वन है का क्या मतलब कि यानी कि i इक्वल्स टू j है, यानी कि ये सारी वैल्यू तो वन होंगे ही, बट ऑब्वियस है क्योंकि ये सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करते हैं तो ये सारे वन होंगे। अगर ये j माइनस आई यानी कि दोनों के डिफरेंस अगर वन का डिफरेंस है या जीरो का डिफरेंस है, यानी कि जीरो का डिफरेंस है यानी आई जे सेम है, यानी सिंगल कैरेक्टर है, तो वैसे केस में मैं स्टोर में ट्रू कर दूंगा, तो यानी कि ये ट्रू हो गया। और अगर ये वन हो, यानी कि अगर मैं एक ऐसा इनपुट ले लूँ ए सी बी बी सी ए, तो अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं किसी टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं हूँ तो मैं ये देखूंगा कि ये और ये जो है, ये मेरा अगर i है और ये मेरा j है किसी भी टाइम पे, तो ये दोनों सेम है, i और j सेम है, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वन का डिफरेंस है। अगर ये 0 1 2 3 4 5 हो तो 3 माइनस टू कितना, वन का डिफरेंस है। तो यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैरेक्टर है, तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैरेक्टर है, तो वैसे केस में अगर वो दोनों इक्वल होंगे तो उनका वैल्यू वन में कर दूंगा। तो ये वो वाला इफ है। दूसरा एल्स इफ क्या है कि अगर डिफरेंस ज्यादा हो वन से, यानी कि 2 या 2 से के बराबर हो, या 2 के बराबर हो या 2 से ज्यादा हो, यानी कि 1 से ज्यादा हो, और दोनों कैरेक्टर सेम हो। यानी फॉर एग्जांपल अब किसी भी टाइम पे अगर मैं यहाँ पे i अगर मैं यहाँ पे हूँ और j अगर मैं यहाँ पे हूँ, तो ये इन दोनों का डिफरेंस 2 से यानी कि 1 से ज्यादा है, बेसिकली 4 माइनस 1 3 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3 है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों के वैल्यू को कंपेयर करूंगा, ये एस आई इक्वल्स टू एस ऑफ जे है, यानी सी सी सेम है। फिर मैं क्या चेक करूंगा, फिर मैं आई को एक इंक्रीमेंट करूंगा, यानी कि आई को मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, आई अभी मेरा यहाँ पे था, जे मेरा यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, यानी 2 पे ले जाऊंगा आई को, और जे को एक डिक्रीमेंट करूंगा यानी 3 पे ले जाऊंगा। और फिर मैं स्टोर में चेक करूंगा कि 2 और 3 को लेकर के वैल्यू ट्रू थी या फॉल्स थी। अगर ट्रू थी, इसका मतलब ये दोनों पैलिंड्रोम था पहले से, तो मैं इसको भी पैलिंड्रोम मानूंगा, यानी कि ये जो सब स्ट्रिंग रहेगा i और j के बीच में, उसे भी मैं पैलिंड्रोम मानूंगा। और तो मैं इसे स्टोर कर लूंगा ट्रू इस i और j पोजीशन पे, यानी कि 1 और 4 के बीच का जो सब स्ट्रिंग है वो ट्रू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखें तो ये ट्रू, हम कह देंगे कि ये ट्रू है। तो अब अगर हम फिर आगे बढ़ेंगे और किसी भी टाइम पे अगर मेरा i का वैल्यू यहाँ पे है और j का वैल्यू यहाँ पे, ये स्टार्ट और ये एंड है, तो हम ये चेक करेंगे दोनों सेम है, यानी ये दोनों, पहले तो ये दोनों का डिफरेंस 1 से बड़ा है, यानी 2 या 2 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली है 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, तो डिफरेंस 1 से बड़ा है। और दोनों का वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू सेम है, फिर चेक करेंगे, एक इंक्रीमेंट करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन को और एंडिंग पोजीशन को एक डिक्रीमेंट करेंगे, और देखेंगे स्टोर में पहले जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसका वैल्यू ट्रू है या नहीं। मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा बैठ के, उसके कैलकुलेशन को रीयूज करूंगा और देखूंगा कि ट्रू है या नहीं। हाँ ट्रू था, क्योंकि अभी तक मैं बोला था कि इसका ट्रू है 1 से 4 के बीच में, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। यही मेरा अल्टीमेटली क्वेश्चन करने का तरीका है। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जब ये दोनों हो गया, जब ये और ये फिल से हो गया, फिर इस वाले में क्या चेक कर रहा हूँ कि करंट सबस्ट्रिंग अगर ट्रू है, करंट सबस्ट्रिंग ट्रू है, और इसका लेंथ क्या है, स्टार्ट माइनस एंड प्लस 1 लेंथ हो जाएगा। तो करंट सबस्ट्रिंग का लेंथ अगर मैक्सिमम सबस्ट्रिंग के लेंथ से अगर बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो वाला जो सबस्ट्रिंग होगा वो रिजल्ट में आना चाहिए, क्योंकि वो अब तक का फिर सबसे बड़ा हो गया। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा मैक्स सबस्ट्रिंग को, दैट्स इट। और इस तरह से मेरा लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग को। तो हम इस चीज से ये समझते हैं कि जो भी अभी तक का कैलकुलेट किया उसको मैं बाद में रियूज कर पाऊँ। यही मेरा डायनामिक प्रोग्रामिंग का क्रक्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। आप इस सोल्यूशन को ठीक से देखिए,
इस डायग्राम को देखिए और एक एक करके फिल करने का कोशिश करिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो रहा है और कैसे हम रीयूज कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है समझने में, बट एक बार आपको समझ में आएगा तो आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो ये n टाइम्स चल रहा है, ये n टाइम्स चल रहा है, तो वो ऑफ n स्क्वायर हो गया। थैंक्स।